जय हिंद, मैं सुनील यादव। एमपीपीएससी मेंस 2020 जो कि अप्रैल माह में 2022 में हो रहा है, उस पर हम बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं पेपर 5 पर, है ना। पेपर 5 अर्थात हिंदी पर बात होने वाली है। और जो बच्चे पेपर देकर आए होंगे, और अभी मैं पेपर आपको दिखाने वाला हूँ, आप उसको देख लीजिए किस प्रकार से पेपर आया हुआ है। और जो देकर आए हैं बच्चे, तो वो तो वही जानते ही साहब कैसा पेपर आया था। दो बातें यहाँ पर है। सबसे पहली चीज़, या सीधी बात कही है तो दो खबरें हैं। एक खबर है बुरी और एक खबर है अच्छी। बुरी खबर ये है कि पेपर बहुत टफ आया था साहब, बहुत सीधी सी बात है। जो भी पहले पैटर्न रहा है, जिस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आता रहा, वैसा बिल्कुल कुछ भी नहीं आया। और एक अलग ही वे में उन्होंने पूछा है। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे हैं, और लगभग सभी पेपर से उन्होंने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछे हैं। तो ये तो बात है बुरी खबर कि साहब पेपर आया था बहुत टफ। ठीक, पैसेज वगैरह आप कह सकते हैं, गद्यांश वगैरह को लेकर यहाँ थोड़ी सा आसान थे, और बाकी जो सेक्शन बिगनिंग का था, मीन्स 200 नंबर में से समथिंग 120 नंबर समथिंग का, तो बहुत टफ पेपर था साहब, है ना। तो ये थी बुरी खबर। अच्छी खबर ये है कि पेपर बिल्कुल एज इट इज़ क्लास के नोट्स में से आया था साहब। यानी 95, 96, 97, 98% आप कह सकते हो कि क्वेश्चंस उसमें से आए थे। अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। हाँ, गद्यांश वगैरह वाला क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, उसको काउंट नहीं किया है मैंने। वो तो कोई भी कवर नहीं कर सकता साहब, कि तो उसके लिए पेपर परचेज करना पड़ेगा। चलिए खैर, तो मुद्दे की बात ये है कि अपन इस पर बात करते हैं कैसा पेपर आया है। सबसे पहले तो आप लोग पेपर देख लीजिए, है ना। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इस समय। क्वेश्चन नंबर आपको दिए हैं वहाँ पर। टोटल 8 क्वेश्चंस आए हुए थे। अलग अलग प्रकार से कैटेगराइजेशन किया हुआ था। अलंकार ही अलंकार नज़र आ रहा होगा बच्चों को, कई जो पेपर देकर आए हैं इसमें विद्यार्थी, और जिन्होंने अच्छी मेहनत की होगी या जिनका कॉन्सेप्चुअल अप्रोच काफ़ी अच्छा रहा होगा, उनको नंबर अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन पर बात करते हैं, है ना। वेरी फर्स्ट आ जाते हैं। परिभाषिक शब्दावली का क्या तात्पर्य है, आपको दिया हुआ था। इजी क्वेश्चन है कि हाँ, तकनीकी जो शब्दावलियाँ होती हैं उनको अपन कहते हैं वैज्ञानिक और तकनीकी जो फील्ड्स होती हैं उनके लिए विशिष्ट शब्द, जिनका एक विशिष्ट अर्थ हो, उसको वैसी वाली जो शब्दावलियाँ होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, परिभाषिक शब्दावली। स्पेसिफिक अर्थ को बताती हैं साहब। एक शब्द के लिए एक ही अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 1.2। अच्छा, इसमें 8 क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर में सब सेक्शन दिए थे 25। इनमें सभी का नंबर आप देख पा रहे हैं 25/3 लिखा होगा आपको, है ना। 3 नंबर का एक एक क्वेश्चन है। इस प्रकार से आपने देखा। बताते चले जाते हैं, और इन क्वेश्चनों के साथ में प्रयास ये करेंगे कि नोट्स वगैरह का जो स्क्रीनशॉट है विथ पेज नंबर वगैरह वो भी लगा देते हैं आपको, तो आप उसको देख पाएंगे, मैच कर पाएंगे कि हाँ कहाँ से कैसा क्या क्वेश्चन पेपर आया था। कोशिश करेंगे उसकी PDF भी आपको, पूरे नोट्स की तो नहीं, कुछ खास जो पेजेस वगैरह में से क्वेश्चन पेपर आया है वो आपको मिल जाए। देखेंगे, क्वेश्चन दिया है आपको, उपमा अलंकार कैसे कहते हैं। ठीक, पेज नंबर 29 पर देखेंगे नोट्स में, आपको साफ साफ दिया होगा साथ। जहाँ पर भी तुलना की जाए, उपमा दी जाए, किसी से समानता दर्शाई जाए, ऐसा अलंकार क्या कहलाता, उपमा। आचार्य दंडी के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 1.3 है, आचार्य दंडी के अनुसार अलंकार की परिभाषा को स्पष्ट कीजिए करके कहा हुआ था। वाक्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को, ठीक, अलंकार कहते हैं। ये लिखा हुआ है नोट्स में, आप देख सकते हैं। पेज नंबर 27 SP करके लिख दिया वहाँ पर हमने। इसका मतलब है कि C पेज नंबर 27 उसका एब्रिविएशन फॉर्म है। शब्द अलंकार कैसे कहते हैं, शब्दों के कारण जहाँ वाक्य में, काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाए, शब्द अलंकार कहलाते हैं। 2 उदाहरण बताने थे आपको, जैसा कि नोट्स में दिया हुआ है। तत्सम तद्भव शब्द किसे कहते हैं, तत्सम और तद्भव, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग आए थे। तद्भव वाला 1.5 में है, जबकि तत्सम वाला 1.8 पर दिया हुआ है आपको। सबसे पहले तद्भव। तद्भव का मतलब होता है कि संस्कृत से आए हुए शब्द जिनको हिंदी अपनी ग्राह्यता के आधार पर थोड़ी बहुत आंशिक चेंज के साथ में, वर्तनी में चेंज के साथ में स्वीकार लेती है, उन्हें क्या कहते हैं, तद्भव करके कहते हैं। जबकि संस्कृत से एज इट इज अपन जिन शब्दों को ले लें उन्हें तत्सम कहते हैं। ये लिखना था वहाँ पर। द नेक्स्ट में स्वर संधि, जहाँ 2 स्वर वर्णों का मेल हो वहाँ स्वर संधि होती है साहब। स्वर संधि की स्पष्ट बस करनी थी परिभाषा आपको। तत्सम शब्द का अर्थ हो गया पर्यायवाची शब्द, वे शब्द जो दूसरे शब्दों के स्थान पर समानार्थक रूप से प्रयुक्त किए जा सके उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। 1-2 उदाहरण बता देने थे। विराम चिन्हों से क्या तात्पर्य है, जब भी लेखक, ठीक, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए वाक्यों में विशिष्ट स्थानों पर रुकने के लिए, उनके अर्थ विन्यास को दर्शाने के लिए जिस प्रकार के
चिन्हों का उपयोग करता है उन्हें क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। 2-3 एग्जाम्पल दे देते वहाँ पर, पेज नंबर आपको दिया हुआ वहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा आपको। संधि का क्या अर्थ है? ठीक, तो 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। उसके प्रकार कौन कौन से? तो 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपकी विसर्ग संधि। द्वंद्व समास का क्या अर्थ है? उसके प्रकार कौन से हैं साहब जी? ठीक, तो द्वंद्व समास जहाँ दोनों ही पद समान होते हैं, यानी उत्तर पद पूर्व पद दोनों ही पद समान होते साहब जी, बराबरी के होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? द्वंद्व समास करके कहा जाता है। द्वंद्व समास के आपको भेद दिए हुए हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे साहब। द नेक्स्ट वन, कहावत किसे कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन था, कही गई बातें, उक्तियाँ जो कि किसी समाज के साझा अनुभव का निचोड़ हो, उसे क्या कहते हैं? कहावत। अगर आप गौर से देखो तो जो क्लासिकल परिभाषाएं हैं वो काफ़ी लंबी लंबी परिभाषाएं हैं, ठीक है, अर्थात उनको एज इट इज़ उसी फॉर्म पे आप लिखने का प्रयास करोगे, मेरे ख्याल से 5-6 लाइनें चली जाएंगी आपकी, जबकि वहाँ पर आपको स्पेस दिया गया 3 लाइनों का, ठीक, और शब्दों की सीमा निश्चित की गई, 20 से 25 शब्दों में ही लिखना है आपको। ये आप बहुत लंबा चौड़ा खींच कर नहीं लिख सकते। इससे ये समझ में आता है कि वहाँ पर आपको अपने शब्दों में ही परिभाषाएँ लिखनी पड़ेंगी, बनानी पड़ेगी। अपने शब्दों का मतलब ये नहीं कि अपन ने इतनी लंबी परिभाषा को छोटा बस कर दिया, कट कॉपी पेस्ट कर दिया, नहीं, उसमें सारी भाव प्रवणता आनी ही चाहिए, भावार्थ आना ही चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा तो नंबर फिर आधे भी मिलेंगे, अपन को तो पूरे चाहिए हैं। तो उसके लिए आपको अपने शब्दों में उसको बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा और एक अच्छा कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, जैसा कि आप अभी इस समय स्क्रीन पर नोट्स वगैरह देख पा रहे हो। तत्सम और तद्भव शब्दों के अंतर को लिखना साहब। तत्सम संस्कृत से एज इट इज़, तद्भव वर्तनी में कुछ परिवर्तन के साथ में स्वीकार लिया जाएगा। 3 लाइनें दी हुई थी वहाँ पर, 2 आप अंतर लिख पाते बामुश्किल वाक्यों में। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? आसान क्वेश्चन था साहब जी, जहाँ पर भी 2 वर्ण मिले जिनमें से अनिवार्यतः कोई एक व्यंजन हो ही, ऐसी संधि क्या कहलाती है? व्यंजन संधि। कुछ उदाहरण दे देते, दिग्नंबर वाला दिगंबर करके लिख देते साहब जी। पल्लवन, पल्लवन का मतलब होता है कि दिए गए वाक्य का भाव विस्तार करना सारगर्भित रूप से साहब, उसे पल्लवन करके कहा जाता है। संक्षेपण यानी संक्षेप कर देना, एब्रिविएशन करना उसका। समास किसे कहते हैं साहब जी? शब्दों का संक्षिप्त रूप आपका समास करके कहलाता है, विशेषकर जहाँ पर विभक्ति इत्यादि वगैरह को हटा करके शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, संक्षिप्त रूप में उसको लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं साहब जी। प्रकार बता देते, भेद बता देते, हाँ इसके ये प्रकार होते हैं, प्रमुख प्रकारों के नाम ये हैं साहब जी। तत्पुरुष समास बता दिया आपने, कर्मधारय बता दिया, ब्रह्म वैसे पूछा तो नहीं है, जहाँ उनको ज़रूरत है उन्होंने स्पेसिफिकली पूछा है आपसे। पल्लवन लेखन की सामान्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 2-3 बातें जो अभी बताई मैंने आपको वो बता देते, सीधा सीधा एज इट इज़ आपको दिया हुआ है, पेज नंबर 178 पर आप देखेंगे। कर्मधारय समास का तात्पर्य क्या है साहब? परिभाषा लिखनी थी आपको, इजी क्वेश्चन है साहब जी, ठीक। रूपक अलंकार का क्या तात्पर्य है? रूपक अलंकार, एक में दूसरे के रूप का आरोपण कर दिया जाए, उसको कहा जाता है उपमेय और उपमान, यानी उपमान में उपमेय का आरोपण कर दिया जाएगा जब भी, तब रूपक अलंकार कहलाता है। तो आपको बताना था। चलिए, रूपक अलंकार कैसे कहते हैं उसके उदाहरण के साथ में आप उसको बताइए करके कहा हुआ है। अगला क्वेश्चन आया हुआ वहाँ पर आपको, मुहावरे का तात्पर्य क्या है? आसान क्वेश्चन था, ये बता सकते थे कि वह शब्दांश, क्योंकि मुहावरा कोई शब्द नहीं होता है, क्या होता मुहावरा? एक शब्दांश होता है। इस बात को ध्यान रखना है अपन को कि वह शब्दांश जो अपने सामान्य अर्थ के स्थान पर विशिष्ट अर्थ का बोध कराए, लाक्षणिक अर्थ का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं? मुहावरा करके कहा जाता है साहब जी, ठीक। तो ये परिभाषा में लिखना था अपन को 2 से 3 लाइनों में। मुहावरे और लोकोक्तियों के अंतर को स्पष्ट करिए करके कहा गया है। तो लोक में प्रचलित उक्ति, दैट इज लोकोक्ति। मुहावरा अरबी भाषा से आया हुआ शब्द है, ये चीज़ इसको बता देते हैं। लोकोक्ति भारतीय है, वह विदेशी शब्द के रूप में अपन इसको देखें। मुहावरे जो होते हैं शब्दांश होते हैं, लोकोक्ति पूरा वाक्य होते हैं साहब जी, ये बताना था। मुहावरे जो होते हैं उनके आखिरी में ना आता है, लोकोक्ति में ऐसा जरूरी नहीं है साहब जी। इतना ही अंतर आपको लिखने के लिए जगह कम पड़ जाती है, तो ये बता सकते थे आप। द नेक्स्ट बना जाते हैं, मुख्य 8 विराम चिन्हों का उल्लेख कीजिए करके आपको दिया हुआ है, बना लेते। सिंपल सा था क्वेश्चन। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, योजक चिन्ह, लाघव चिन्ह बता देते, निदेशक चिन्ह बता देते, विवरण चिन्ह बता देते, विस्मयादि बोधक चिन्ह बता देते, आराम से हो सकता था साहब। चलिए, तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन जो अपन ने देखे किस प्रकार से आए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए।
यहाँ पर तो देखकर ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल क्वेश्चन पेपर पूरी तरह से अलंकार पर ही आश्रित है साहब, ऐसा लग रहा था। क्वेश्चन नंबर 2.1 उसका भी अंडर सेक्शन 1, वर्णों तथा व्यंजनों की समानता या पुनरावृत्ति जहाँ पर होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है साहब जी। आप देख सकते हैं पेज नंबर 27 में अनुप्रास अलंकार, जहाँ वर्णों की या शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, अनुप्रास अलंकार करके कहलाता है। लाटानुप्रास अलंकार किस प्रदेश से, तो लाट प्रदेश गुजरात करके कहलाता, हमेशा पढ़ाते हैं, वहाँ से संबंधित माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2.1 का 3, तो परों पर उर्वासी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। तो उर्वशी उर्वशी बार बार आया हो, उर यानी होता है हृदय, हृदय में तू बसी हुई है, दैट इज उर में बसी हुई है, यानी हमारे हृदय में है, जबकि बिल्कुल उर्वशी के समान है, यानी उर्वशी जो सुंदरी थी उसके समान है। तो उर्वशी शब्द 2 बार आया है, दोनों बार डिफरेंट मीनिंग है, यमक अलंकार होगा, सीधी सी बात तो ये थी। जहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग होता हो जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हों वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है साहब जी। ये एक अपने आप में टफ क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं थे, एक से अधिक अर्थ निकल रहे हों वहाँ कौन सा अलंकार होता है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर लिखकर आना था वहाँ पर श्लेष अलंकार साहब जी, पेज नंबर 28 में दिया है, 2.1 अंडर सेक्शन 4 में करके दिया हुआ है, एज इट इज़ वहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप देखें, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ होना, यानी कि एक ही शब्द में जब कई अर्थ चिपके हुए होते हैं ना तो उसे अपन कहते हैं कि साहब चिपके हुए हैं, उसमें अर्थ है, इसलिए श्लेष। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको वहाँ पर ये लिख कर आना था। इसके अलावा भी अगर आप गौर से देखें तो ऊपर से लेकर लाइन से नीचे तक अलंकार अलंकार का ही क्वेश्चन, हालांकि एक नंबर का है यहाँ पर, ये इस बात को ध्यान रखिएगा। मार्क्स वगैरह का कैसा क्या कैटेगराइजेशन है आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। द नेक्स्ट वन, अनुप्रास के कितने और कौन से भेद हैं, अनुप्रास के कितने और कौन से भेद हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ था साहब जी। तो अनुप्रास के आप मोटे तौर पर 5 भेद पढ़ते हो साहब, ये लिखना था वहाँ पर, सीधा सीधा भेद पूछ दिए, एक टफ क्वेश्चन था अपने आप में। श्रुत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, ठीक, रीत्यानुप्रास, आखिरी में तो अंत्यानुप्रास, ये लिखना था वहाँ पर टफ क्वेश्चन था अपने आप में, बहुत मुश्किल है कि हर किसी को पूरे उदाहरण याद आ पाए होंगे। द नेक्स्ट वन, उपमा यह किस प्रकार का अलंकार है, क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे कि साहब जी आपको बताना था कि उपमा जो है शब्द अलंकार के प्रकार के अंतर्गत आता है कि अर्थालंकार के। तो शब्द अलंकार में हमेशा की जैसे कि बताते हैं कि साहब अवश्य पावे वाले आते हैं, तो ये बचा क्या कहलाया आपका, अर्थालंकार कहलाया। इतनी सी बात बतानी थी। पीपर पात सरिसमन डोला, एज इट इज क्वेश्चन आया है साहब, खास बात तो ये है, पेज नंबर 30 पर आप जाइएगा, 30 में आप देखेंगे एज इट इज वहाँ पर दिया हुआ है कि साहब पीपर पात सरिसमन डोला, और वहाँ पर सरे से ही पूछा है और सरे से ही बताया गया है नोट्स में, वहाँ पर क्या है वो उसका साधारण धर्म का अंग है साहब जी, ये करके आपको बताया हुआ है, ये बताना था वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर अगला है, बीती विभावरी जागरी करके दिया अंबर पनघट में, है ना। इन पंक्तियों में रूपक का कौन सा भेद है। खास बात यह है कि यह क्वेश्चन भी एज इट इज़ नोट्स में से बिल्कुल एज इट इज़ छप गया, यही उदाहरण भी दिया हुआ है, आप देखेंगे पेज नंबर 31 पर देखेंगे, 2.2 अंडर सेक्शन 3 करके लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे आप वहाँ पर समरूपक अलंकार करके दिया होगा, वहाँ पर बीती विभावरी जागरी उदाहरण करके वहाँ दिया हुआ है, तो उसको आप मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट वन आ जाते हैं, उत्प्रेक्षा के कितने भेद होते हैं। यह भी सेम पेज नंबर 31 पर ही दिया हुआ है आपको कि 3 भेद होते हैं, वस्तु दिया है, हेतु दिया हुआ है, फलोत्प्रेक्षा करके दिया हुआ है, एज इट इज़, है ना। एक ही पेज से मैंने तो देखा है कई जगह पर 4-4, 5-5 क्वेश्चन भी आए हुए हैं, मतलब 20-20 नंबर का क्वेश्चन आपका सिर्फ एक पेज से कवर हो गया है कई जगह, तो आप ऐसा देखेंगे। आगे भी पेपर का स्टैंडर्ड ऐसा ही रहेगा, इस बात को समझ लें, पुराना वाला पैटर्न चेंज कर दिया है साहब जी। हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार में हेतु का एक सामान्य अर्थ क्या होता है, यह भी दिया हुआ है, पेज नंबर 32 में आप जाकर देखेंगे, हेतु उत्प्रेक्षा करके लिखा है या हेतु प्रेक्षा करके उदाहरण लिखा हुआ है। हेतु में हेतु की संभावना देखी जाती है जहाँ पर, ठीक, अर्थात वास्तविक कारण के ना होने पर भी अन्य को मान लिया जाए कारण या हेतु मान लिया जाए, वहाँ पर क्या होता है, हेतु प्रेक्षा अलंकार होता है। यही चीज़ बताना था कि जो
बोल रहे हैं वह उपस्थित ना हो उसके स्थान पर अन्य को मान लेना। तो हेतु का मीनिंग यह है किसी अलग को स्वीकार लेना, ये दर्शाना था वहाँ पर। इसके बाद में अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिंदी वाला करके दिया हुआ है, तो ये तो अब कोई भी कवर नहीं कर सकता नोट्स वगैरह में से। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं हम। भाई बहन यह किस समास का उदाहरण है करके दिया हुआ आपको, तो द्वंद्व समास, दोनों के बीच में अपन देखेंगे योजक चिन्ह लगा ही हुआ, भाई और बहन फुल फॉर्म होता है। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली चंद्रमुखी करके दिया हुआ है, पेज नंबर 51। कल्पांत, कल्प धन अंत दीर्घ स्वर संधि करके कहलाएगा। निह धन संदेह करके लिखा है निसंदेह, सिंपल सा क्वेश्चन था। विसर्ग संधि, हस्ती दंत विशिष्ट संधि, संधि विच्छेद करना तो हस्ती दंत ही लिख देते उठा करके। दाल भात में किस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ऐसा करके क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। किस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग हुआ है दाल भात में, योजक चिन्ह बोलते हैं, द्वंद्व समास में आप इसको पढ़ते हैं। मेरी भव बाधा हरो साहब जी, डॉट डॉट श्याम हरित दुति होए साहब, पेज नंबर 60 में आप जाकर देखेंगे। लोप सूचक चिन्ह करके कहलाते हैं, इतना लिख देते 2 में से 2 नंबर मिल जाते साहब जी। 2 शब्द मात्र लिखने थे, लोप सूचक चिन्ह, और उतने में नंबर दे जाते हैं आपको। अभ्यस्त का शुद्ध रूप लिखिए, है ना, वर्तनी वाला सिलेबस में तो था नहीं पर फिर भी आ गया, तो वहाँ पर बनाना था अभ्यास से करके बनाते, तो अभ्यस्त होता है साहब ये, है ना, क्या होता है, अभ्यस, और ता तलवार का होता है लास्ट में। कई बार बोलने में लगता है अभ्यस्ता बोल रहे था, ता तलवार का होता है लास्ट में, थोड़ी सा ऐसे बना लेते। बुढ़िया चरखा काटती है तो बुढ़िया चरखा चलाती है, ऐसा लिखना था। धागा या सूत काता जाता है, चरखा चलाया जाता है, ठीक। भारत ने सहायता की, बांग्लादेश आज़ाद हुआ, दोनों देश गहरे मित्र बन गए। टफ क्वेश्चन था साहब ये अपने आप में। क्वेश्चन में दिया था सही चिन्हों का प्रयोग कर दोबारा लिखिए आप उसको। क्या करना था, भारत ने सहायता की, कॉमा, बांग्लादेश आज़ाद हुआ, अब कॉमा नहीं आएगा बल्कि अर्धविराम आएगा, ठीक। उसके पश्चात में लिखना था दोनों देश गहरे मित्र बन गए, ऐसे लिखना था इसको वहाँ पर, तो अपन को नंबर मिल जाता। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है प्रारंभिक व्याकरण शब्दावली से संबंधित करके दिया है, देखते हैं। अभिरक्षा कस्टडी नोट्स में दिया हुआ है। स्टेट्समैन राजनेता को कहते हैं, आधा तीता आधा बटे, सिंपल क्वेश्चन था, बेमेल, ठीक। कृतज्ञ का विलोम बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, यदि था साहब जी, कृतघ्न, घा घर का होता, धा धन का नहीं होता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है जिसमें 4 पद हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए करके है। 4 पद हैं तो चतुष्पद, है ना, चौपाया नहीं लिखना था, शायद उसमें नंबर काट भी सकते हैं। वत्स का तद्भव रूप बताइए, एज इट इज उदाहरण दिया है पेज नंबर 154 पर, आप देखेंगे तो बच्चा बोलते ना, वत्स क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, तो बच्चा क्या पढ़ रहे हो, कैसा गया पेपर, बच्चा वाला था ये। द नेक्स्ट वन, अमृत के 3 पर है, आराम से बन जाता साहब, सुधा, है ना, हमें अपन करके बता, सुरभोग उर्भोग इत्यादि लिखाते। एंडोर्समेंट अनुमोदन को कहा जाता है। विपणन का अंग्रेजी में बताइए, मार्केटिंग कहते हैं साहब जी। इम्पोस्ट टैक्स को कहते हैं, कर को कहते हैं, ये बताना था। इसके बाद में आपको सीधे दे दिए गए हैं गद्यांश दिए हैं आपको, आसान गद्यांश था साहब ये। साहित्य में मनुष्य के जीवन का प्रवाह प्रतिलक्षित होता है, ये आसान वाला था। इसके बाद वाला थोड़ी सा टफ वाला था, खैर जिसको जो आसान लगे उस हिसाब से वो बना सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 7, रेखांकित अथवा दी गई पंक्तियों का पल्लवन अथवा भाव पल्लवन कीजिए, ठीक है। जो भी आप पल्लवन करने वाले हैं, 2 क्वेश्चन दिए हुए उसके अथवा में, उसका शीर्षक जरूर लिखना था। नर और नारी जन्मते हैं और मरते हैं किंतु राष्ट्र सदैव अमर रहता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार ये आ चुका है साहब, है ना, हमने कई बार बताया हुआ, क्लास में समझाया हुआ है, आराम से लिख सकते थे इसको। इसके बाद वाला एक गद्यांश का 1/3 शब्दों में संक्षेपण कीजिए। पहला वाला जो गद्यांश था उसकी अपेक्षा, अगर इकोनॉमी सब्जेक्ट पर कमांड है तो पहला वाला गद्यांश बनाना था, यदि उस पर नहीं है, सभ्यता, संस्कृति, एकता, सद्भाव, सामाजिक मुद्दों पर समझ है, तो दूसरा वाला गद्यांश को आपको पकड़ करके चलना था, और वहाँ पर आराम से आप उसको निचोड़ करके उसके 1/3 वर्ड्स में लिख सकते थे। तो ये था आपका पेपर ओवरऑल। बिगिनिंग का अगर अपन देखें, गद्यांश पद्यांश वाले सेक्शंस को छोड़ दिया जाए तो पेपर टफ है साहब जी। इवन इतना टफ है कि 100 में से मान के चलिए कि समथिंग, मैं तो कहूँगा कि 70% 80% क्वेश्चन पेपर टफ है। कईयों को शायद इससे भी ज़्यादा टफ लगेगा। बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है विद्यार्थियों को, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, और ख़ास बात है कि वहाँ जो स्पेस देते हैं उतने के अंदर ही लिखना है। देखने में लगता है 4 लाइन है,
और एक्चुअली वो होती 3 लाइनें हैं अगर आप लाइनों के नीचे लिखोगे तो। ऊपर लिख रहे हो तो बात अलग है कि आप 4 बना लो और वहीं पर किचर पिचर कर लें, पर वो अच्छा नहीं जमता, नंबर कटते उन सब बातों के। इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए साथ में, तो भविष्य में थोड़ी सा ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों पर। तो ये था क्वेश्चन पेपर जो आपने देखा। पेपर था टफ, ये बुरी बात थी। अच्छी बात ये थी कि पेपर एज इट इज़ नोट्स में से आया। जिन बच्चों ने उसको पढ़ा हुआ था वो बच्चे बड़े आराम से बना लेते साहब, इतना आसान वो पेपर होता उनके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही कहा जाए कि क्वेश्चन था, बताना चाहूँगा 1.12 ऐसे करके दिया हुआ है आपको। द्वंद्व समास का क्या अर्थ है, उसके प्रकार बताइए साहब जी। बहुत टफ क्वेश्चन था अपने आप में। इतरेत्तर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। आप देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन पर वो आ रहा है विथ पेज नंबर 53 में दिया हुआ है साहब। ऐसे बहुत क्वेश्चन थे, पहले कभी नहीं पढ़कर जाते थे बच्चे। जनरल समाज के कुछ उदाहरण अपने देख लिए और पहुंच गए साहब, पेपर बना लेते थे और बन भी जाता था पेपर। इस बार थोड़ी सा चैलेंजिंग रहा है और भविष्य के लिए मेरे ख्याल से थोड़ी सी इससे एक सीख भी मिलेगी कि साहब किस प्रकार से आ रहा है। अलंकार वाले सेक्शंस को या बल्कि सभी सेक्शंस को काफ़ी डिटेल में तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि लग रहा अपन को कि अलंकार अब बहुत बार आया है या बहुत क्वेश्चन इसमें आया हुआ है, लेकिन हो सकता है कोई और टॉपिक अगली बार ज़्यादा डिटेल में पूछ दे। ऐसा सभी में हुआ है। पूरे MPPSC मेंस के पेपर में आप देखेंगे कि कई ऐसे टॉपिक हैं जिन पर 2-2, 3-3 क्वेश्चन आए हैं एक ही पेपर में, और कई टॉपिक पर तो क्वेश्चन ही नहीं आए हैं। इसका मतलब रैंडम वे में चल रहा है। तो थोड़ी सा इस बातों को समझिए। पता चला कि अपन कोई और टॉपिक पढ़ के जाएँ और पूछ दे कुछ और। यानी समाधान ये कि सारे टॉपिक बड़ी डिटेल में, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वे में, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, नोट्स के लिए मैंने यही कहा था कि लो एज पर सिलेबस है बेटा, यही पढ़ो और सीधे पेपर देकर आ जाओ। अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं 80 to 90% आपको नोट्स में से ही पेपर मिला है साहब, जबकि इतने टफ पेपर आए हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन, वो NCDS CCDS करके क्या वो क्वेश्चन था, बच्चों ने खुद बताया, बोले सर ये तो एज इट इज़ हमको मिल गया था सर, आप ही के नोट्स में दिया है सर, एज इट इज़ दिया हुआ था, हम तो पढ़ के गए थे और लिख कर आपने सामने पेपर 3rd में जिस तरह से क्वेश्चन आया था। तो ये एक अच्छी चीज़ रही है ना। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन थे, एक 2-2 नंबर का बड़ा प्रभाव पड़ता है। कई बार लोग सोचते हैं नहीं 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन क्या फ़र्क पड़ता है। 2-2 3-3 नंबर के ऐसे क्वेश्चन जब अपन जोड़ते हैं तो वो नंबर 30-40 हो जाते हैं। हम हर जगह लापरवाही कर रहे हैं कि 3 की बजाय 1 नंबर ले रहे हैं। लेने थे 30, ले आए 10, 20 नंबर का अंतर आ गया। 20 नंबर में ये निर्धारित होता है जनरल कैटेगरी में कि साहब जी DC बन जाओगे कि नायब तहसीलदार बनोगे कि नायब तहसीलदार बनोगे कि बाहर होगे। इतना बड़ा अंतर होता है 20 नंबर। अब क्या कहा जाए साहब, तो समझिए उन बातों को। एक एक चीज़ को कलेक्ट करना पड़ता है, बूंद बूंद से अपन को वहाँ सागर बनाना पड़ेगा साहब। ये स्थिति होती है। पेपर टफ था, सीटों की संख्या कम है साहब जी। आगे से इस बात को समझिए, बिल्कुल सही गाइडेंस में रहिए, मार्गदर्शन में रहिए। हमेशा कहा कि क्लास में रहो, सिंपल सी बात है साहब। सारी चीज़ें बताएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे और सारे कंटेंट पर नोट्स वगैरह आपको देंगे, उससे लाभान्वित आप होने वाले हैं। पेपर टफ था, हो सकता है कई क्वेश्चंस किसी के छूट गए हों, कुछ क्वेश्चन के उत्तर गलत लिख कर आए हों, कुछ ऐसे भी उत्तर लिख कर आए हैं जो मैंने उत्तर बताया उस टाइप से ना लिखा हो, तो कोई उतनी ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। मैंने अपने शब्दों में आपको बताया कि हाँ उसमें ये लिखना चाहिए था। हो सकता है आपने जिस प्रकार से लिखा हो और उस मूल बात को लिखा हो तो उसमें से भी वो आपको पूरे में से पूरे नंबर दे दें, ऐसा हो सकता है ना। तो अच्छा रहेगा आपका पेपर, ऐसी मैं कामना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसके बाद में एक पूरे ओवरव्यू कि कैसे क्या रहे पूरे पेपर्स, उन पर कोशिश करेंगे एक वीडियो बनाने का। आप सभी को ढेर सारी हृदय से शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन बहुत मंगलमय, बहुत ही सफलताओं से भरा हुआ हो। बहुत अच्छी मेहनत करो। अच्छी मेहनत अच्छी किस्मत लेकर आती है, अच्छा भाग्य लेकर आती है साहब जी। यदि नहीं भी है माथे पर या हाथों में लकीरें नहीं भी हैं तो वो मेहनत उन लकीरों का निर्माण कर देती है। इतनी मेहनत करिए, इतना परिश्रम कीजिए, इतनी बुद्धिमत्ता से कीजिए, बहुत सरल बनिए साहब और अच्छा प्रयास करिए, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।